नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। हैदराबाद की चुनावी लड़ाई 6 दिसंबर के मोड़ पर जा पहुंची है। हैदराबाद से 5 बार के सांसद और मौजूदा एआईएमआईएम प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम तबके को वोट के लिए अब अयोध्या कांड का डर दिखा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि मुस्लिम बहुल हैदराबाद में मजहबी डर बेचने का ओवैसी का दाव क्या बता रहा है। क्या ओवैसी की इस बार हैदराबाद का अपना सियासी किला बचाने की जद्दोजहद उन्हें यह सब कुछ करने पर मजबूर कर रहा है? आज दोपहर की सबसे बड़ी बहस इसी सवाल पर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। वो सिद्धियंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहते हो? हैदराबादी भाईजान वाकई गजब हैं। अपने चुनाव प्रचार में शातिर मुस्कान के साथ रेहान बीफ चॉप जिंदाबाद और काटते रहो कहने वाले ओवैसी अब बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। हैदराबाद के मुसलमानों को 6 दिसंबर का नाम लेकर डरा रहे हैं। उनका सियासी संदेश साफ है, हैदराबाद से एआईएमआईएम को जिताओ, नहीं तो मुसलमान खतरे में आ जाएंगे। चुनाव प्रचार की शुरुआत में एनआरसी, यूसीसी लागू होने, आरक्षण खत्म होने, तानाशाही आने का डर दिखाने वाले ओवैसी अब जिस तरह से 6 दिसंबर का डर दिखा रहे हैं, हैदराबाद की बर्बादी का राग सुना रहे हैं, वो सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि क्या इस बार हैदराबाद में हार के अंदेशे से ओवैसी अंदर तक से थर्राए हुए हैं? क्या तीर के इशारे से ही एआईएमआईएम का 40 साल पुराना किला हिल गया है? ओवैसी को उन्हीं के अंदाज में घेर कर माधवी ने सियासी नींव हिला दी है। ड्रेनेज कर सही करवाता हूँ, आप लोगों को पक्के घर देता हूँ, मदरसों में मैं पढ़ाई दे दूंगा आपको, वक्फ बोर्ड से के जो प्रॉपर्टीज चले गए उसको वापस लेके आऊंगा मैं। अरे जो हो गया सो गलती हो गया हम लोगों से, ये बात नहीं करेंगे। आप एक मुसलमान की जिंदगी इतनी छोटी बना दे रहे बीफ के लिए, ताजुब की बात है मेरे लिए तो ये। दरअसल माधवी ने जिस अंदाज में ओवैसी को घेरा है उस पर उन्हें जवाब नहीं सूझ रहा, इसीलिए ओवैसी अपने पुराने आजमाए फॉर्मूले यानी कि मजहबी कार्ड पर उतर आए हैं। सुन लो जालिमों, तुम आओ अपनी किस्मत को आजमा लो, मगर मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारी जमानत जब्त करा के रहेगी हैदराबाद की आवाम। तुम्हारी जमानतें जब्त होंगी और इंशाअल्लाह ताला 2009 से लेकर 2019 तक के चुनावी आंकड़े देखिए, जो बता रहे हैं कि नफरती दलीलों के बावजूद उनका मुस्लिम वोट बैंक गिनती का ही बढ़ा है। 2014 के मुकाबले 2019 में महज 4000 वोट ही बढ़े थे, जबकि इस बार माधवी लता ने हैदराबाद के बोगस वोटर्स वाले खेल का भंडाफोड़ कर दिया है। माधवी लगातार दावा कर रही हैं कि इस बार ओवैसी का पैकअप तय है। इसीलिए यह सवाल है कि क्या अपने हार का अंदेशा देखकर ओवैसी इस कदर बौखला गए हैं कि वो हैदराबाद के मुसलमानों को सबसे बड़ा डर दिखाकर अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, ये बात किसी से छिपे नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम तबके के बहुत बड़े नेता हैं। हैदराबाद उनका गढ़ कहा जाता है और मुस्लिम बाहुल इलाका होने के चलते वो इस बात को लेकर हमेशा श्योर होते हैं कि सीट पर वो जीत हासिल करेंगे। लेकिन इस बार ओवैसी चुनाव के वक्त में जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स को डरा रहे हैं, सवाल पूछने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या माधवी लता जो बात कह रही है उन बातों में दम है? क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी का किला जो सालों से उनका रहा है, क्या वो ठहरा है? क्या इस पर बात करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आप सबको देख रहे हैं। मैं तारुफ आपसे करा दूं, अनुला सिंह हमारे साथ जुड़ गई जो कि बीजेपी की नेता हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी जुड़ गए हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ आनंद सिंह जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता। और हमारे साथ नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए, यूपी प्रेसिडेंट पर्सनल लॉ बोर्ड है। हमारे साथ सभी मेहमान जो जुड़े हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत दानिश भाई आप ही से करता हूं। कहां तो बात यूसीसी एनआरसी की आप लोग कर रहे थे और उसको लेकर वोटर्स के मन में डर बैठाने की आपकी कोशिश थी कि भैया ये आ गया तो आपको शरीयत से हाथ धोना पड़ेगा, ये आ गया तो आपको देश में संविधान के हिसाब से रहने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अब क्या हैदराबाद में सियासी गणित असदुद्दीन ओवैसी के इतने खिलाफ जा चुका है क्या कि अब 6 दिसंबर का भी जिक्र करके वोट मांगेंगे ओवैसी? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात की काट यहाँ कर दूं।
आपने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो सिर्फ मुस्लिम समाज के नेता, ऐसा नहीं है। पिछली बार 5 लाख जो वोट मिले थे उसमें करीब 1.25 लाख वोट जो थे वो मुसलमानों के अलावा इतर लोगों के थे। तो वो आप दुरुस्त कर लीजिएगा। खैर भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार प्रसार करती है, वो उनका दानिश भाई, मैं टोक रहा हूं आपको, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिम समाज के, मैंने कहा मुस्लिम तबके के बड़े नेता हैं। अब इस पर आपत्ति हो तो बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। नहीं, इस पे कोई आपत्ति नहीं। दूसरे नंबर की बात, सवाल ये है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का, मैं तो पहले भी कह चुका हूं और फिर रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एग्जिस्टेंस है उसका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि इस देश में एक मस्जिद के विरोध में आंदोलन चलाकर जहां डालने की कॉन्स्पिरेसी इस पार्टी के उस पे लगी हुई। और इसमें ये अकेली एक माधवी लता की बात नहीं है। आप देख लीजिए इनके टॉप से लेकर बॉटम तक के तमाम नेता, जो पहले प्रधानमंत्री हो गए वो भी, जो वर्तमान है वो भी, उसके पहले जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे जो वो भी, और अभी जो मौजूद है वो भी। इसलिए कोई नई बात नहीं। सवाल ये है कि जो उनके दिल में था वो बाहर निकल आया। अब इस पे जो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो बौखलाई हुई है कि ये जो है, जो इनकी कलई खुल गई है, लोगों को समझ में आ गया कि होने क्या वाला है। इसीलिए दानिश भाई ठीक है, मैं कह रहा हूं बीजेपी से आप सवाल पूछे, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के नेता आप सवाल उठाएंगे और अनिला सिंह बैठी भी इसीलिए, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि 1991 वाले किस्से को 2024 के चुनाव में क्यों दोहराना चाहते हैं आप? वो डर क्यों बैठा रहे हैं? सवाल तो दरअसल ये है ना। आप असदुद्दीन ओवैसी की सियासत को देखेंगे, चूंकि मैंने बड़ा नेता इसलिए भी बताया क्योंकि सालों से हैदराबाद की सीट पर सियासत करे, 5 बार से सांसद रह चुके हैं, और मैं परिचय क्या दूं, वो तो इतने मशहूर हैं सबके बीच में, और उनको कहना पड़ रहा है कि आप वोट दीजिए नहीं तो ये हो जाएगा। मतलब ये डर दिखाकर अब सियासत करनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज की माधवी लता एक अच्छी कैंपेनर दिख रही है बीजेपी की ओर से। सवाल ये, देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कल का स्टेटमेंट सुन लीजिएगा। उन्होंने ये कहा है कि जमानत भी नहीं बचेगी, जमानत बचा लीजिएगा। अरे सर वो तो हर कैंडिडेट कह रहा है कि सामने वाले की जमानत नहीं बचेगी। तो बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी बोले ठीक है, लेकिन हम अपने तरफ से बात रखें। दूसरे नंबर की बात आप जो कह रहे हैं, बैरिस्टर साहब के बयान की बात कर रहे हैं दानिश भाई। बैरिस्टर साहब एक मंच पर तो ये भी कह रहे थे कि भले ही आप मुझे पसंद ना करते हो लेकिन आप वोट दीजिए क्योंकि ये एनआरसी और सीए आप पर थोप देंगे। तो ये तो लाचारी बता रहे हैं कि भले ही पसंद ना कीजिए लेकिन वोट मुझे दीजिए, मुझे जीतना है। ये देश के लोकतंत्र में एक बड़ी निशानी है। ये मोदी जी नहीं कह सकते, या असद साहब ही कह सकते हैं कि किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन वोट में हिस्सेदारी बताइए ताकि हम हमारा डेमोक्रेटिक स्टाइल जो है वो इस्तेमाल कर सकें। अच्छा ठीक और है, लोगों को अधिकार मिले। इसमें क्या बुरी बात कही उन्होंने? नहीं, लेकिन बीजेपी कहती है कि जब ये मजहब वाला गेम बिगड़ता है ना, इसी तरह की डर की सियासत करते हो। वैसे मैं अनिला जी आपके पास आता हूं, ये असदुद्दीन ओवैसी 6 दिसंबर की बात करते तो ये क्या दिखता है? ये अगर वोट मांग रहे होते कि मैंने हैदराबाद के लिए ऐसा कर दिया, मैंने विकास के इतने आयाम छू लिए और आगे मैं ये करूंगा, वोट मांग रहे होते तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो डर दिखा के वोट मांग रहे हैं। 5 बार के सांसद को डर दिखाना पड़ रहा है हैदराबाद की सीट पर। मेरी सबको राम राम जी। बिल्कुल, हैदराबाद के ओल्ड टाउन की राजनीति करने वाला व्यक्ति हमेशा जो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, जहर उगलते हैं, शायद यही उनकी यूएसपी है, शायद यही कारण है कि उनको मीडिया में इतनी जगह दी जाती है। वरना उनसे बहुत बड़े बड़े और बेहद काबिल मुस्लिम नेता हमारे राष्ट्र में हैं। उनको इतना नहीं दिखाया जाता, ओवैसी को दिखाया जाता है, क्योंकि जितनी गाली हिंदुओं को वो देते हैं उतना ही उनकी राजनीति चमकती है। घबराए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति उनके सामने खड़ी कर दी है, और उस शक्ति को न केवल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सपोर्टर्स वोट करेंगे, परंतु मुस्लिम बहन बेटियां भी उसको वोट करेंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने निजात दिलाई मुस्लिम बहन बेटियों को ट्रिपल तलाक जैसी एक कुरीति से। आधी रात खड़े होकर तलाक 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 कहकर घर के बाहर खड़ा कर दिया जाता था। आज बहन बेटियां जो हैं वो सुरक्षित हैं। ओवैसी ने बिल्कुल खिलाफत करी थी इसकी, तो अब वो किस मुंह से उन बहन बेटियों के सामने वोट मांगने जाएंगे? आज वो बहन बेटियां जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ खड़ी हुई है, फिर वो कुछ समझ में नहीं आया तो बाबरी लेकर आ गए। अरे भाई, हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आ रहे। मंदिर मस्जिद का मुद्दा कौन लेकर आ रहा है? ओवैसी साहब लेकर आ रहे हैं ना, क्योंकि उनको जहर उगलना है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट तो मतलब हैदराबाद की सीट क्या ये जहर उगलने से जीतेंगे? करते हैं, आपका धर्म है, हमारा धर्म है, आप अपने धर्म के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते, हम भी नहीं सुनना चाहते, पर मुसलमानों को डराने की जरूरत कैसे पड़ गई भैया? मुसलमान क्यों डरे हुए हैं? हाँ,
आप मुझे ये बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया? मस्जिदें अपने कब्जे में ले ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो ग्रांट मिलती है वो बंद कर दी, ट्रिपल तलाक जो है डिक्रिमिनलाइज करा दिया क्या? हाँ, यहाँ पे उन्होंने यूसीसी लगवा दिया भारतवर्ष में। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी वजह से आप नरेंद्र मोदी जी को बार बार अनिला जी, मैं छोटी सी बात जो दानिश भाई की मैं उसको आप तक पहुंचाता हूं, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। अनिला जी, दानिश भाई बैठे हुए हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग भी डरे हुए हैं और इसीलिए जब आप रैली करते हैं तो धनुष बाण से तीर इस तरफ दिखाते हैं जो अमन चैन को कायम ना रहने दे हैदराबाद। तो इस तरह की सियासत का आरोप आप पर भी लग रहा है। नहीं तो फिर ऐसा है कि जब इधर का पक्ष अगर कुछ बोलेगा तो इनका धर्म तुरंत संकट में आ जाता है, असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं। ठीक है, और उसका जो सर है उसको कलम करने की दुहाई देनी शुरू कर देते हैं। तो सीधी सी बात है साहब, हमारा धनुष बाण जो है हमारे पास रहने दो, त्रिशूल हमारे पास रहने दो। जो हमारे देवी देवताओं के हाथ में जो आपको दिखाई देता है उसका मजाक आप ना बनाएं। ठीक है, मैं आ रहा हूं अनिला जी आपके पास। विजय जी, हमारे हिंदू अभी सियासत में राम मंदिर की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की बात करते हैं, लेकिन ओवैसी दरअसल देश को या मुस्लिमों को 6 दिसंबर वाली कड़ी से जोड़ देना चाहते हैं। तो इसके पीछे की सोच क्या दिखती है? बातें विकास की भी हो सकती थी, बातें मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की भी हो सकती थी। ओवैसी खुद विपक्षी पार्टियों पर जब निशाना साधते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिमों को जानबूझकर सियासत की वजह से पंचर वाला बनाकर छोड़ दिया गया। लेकिन अभी जब वो खुद के चुनाव में है तो वो उस विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद या मुसलमानों को डराने की बात कर रहे हैं। विजय शंकर जी। अनुराग जी, जरा मुझे थोड़ा समय देना। मैं ये कहता हूं कि ओवैसी साहब को तीर की ताकत का पता है और आज तीर माधवी के तीर में ताकत है और दक्ष भी है तीर चलाने में। उसी का परिणाम है कि जो ओवैसी साहब ये बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि 712 में ही अगर राजा दाहिर का ठीक से तीर चल गया होता मोहम्मद बिन कासिम पर, तो देश की हजारों मंदिर, लाखों बहन बेटियां और करोड़ों गौवंश को हम बचा सकते थे। कहीं न कहीं हमारा उस समय तीर कमजोर हो गया। 1025 में अगर हमारा तीर मजबूत होता तो कहीं न कहीं हम सोमनाथ मंदिर को दोबारा नहीं बनाना पड़ता हमें। 1191 में अगर पृथ्वीराज का तीर ठीक से चल गया होता तो मोहम्मद गोरी को दोबारा आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं धराशायी हो जाता। और 1528 में हम लोगों ने कहीं न कहीं हमारा तीर तो ठीक था लेकिन निशाने पर नहीं लगा, जिसके कारण 6 दिसंबर 1992 को वो तीर लगा और वो तीर आज तक इनको दुख रहा है। उनको 1528 में तीर देखना चाहिए। ये जो हमारा तीर है वो वास्तव में शक्तिशाली है। माधवी का तीर बहुत ताकतवर है और मैं कहता हूं 1707 में जो तीर 76 साल का चला वो तीर अगर 1669 में चल गया होता तो विजय शंकर जी, इसको लेकर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये जो तीर था ये दरअसल मस्जिद पर चलाया गया, जो कि देश के अमन के लिए ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूं तीर कहां चलाया गया है महत्व नहीं रखता है। तीर चलाया जा रहा है और तीर की में ताकत है, ये वैसी साहब को पता है। ये तीर के कारण ही बाबरी मस्जिद का काम हुआ। इस तीर के कारण ही, एक मिनट अनुराग जी, इस तीर के कारण ही सोमनाथ मंदिर ढहा, इस तीर के कारण ही बाबरी मस्जिद की बात आई, इस तीर के कारण ही बाबा विश्वनाथ मंदिर ढहा। ये तीर ही तो था। अब तीर इनको क्यों चुभ रहा है? मैं कहता हूं तीर में ताकत, भारत के तीर में ताकत बननी चाहिए और वो माधवी लता चला रही दानिश भाई क्या कह रहे हैं, जिसका सूल इनको लग रहा है। अब दानिश भाई संक्षेप में फिर मैं अजहरी जी के पास जाऊंगा। सुनिए, देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, तिवारी जी जो बातें कर रहे हैं ना, ये बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन देश के संविधान का राज है और हमारे मुल्क में जब से आर्म्स एक्ट लगा है तब से तलवार आप रख दीजिए। देखिए आप अपनी तरफ रख दीजिए। अब सिर्फ कानून का राज है और कानून ही अपना काम करेगा। ये तीर चलाकर मुझे बताइए कि आप जो इस बात को कह रहे हैं कि ये मस्जिद की तरफ तीर मोड़ दिया गया, ये तो बीजेपी इनकार कर रही है ना इस बात से सर। लेकिन अगर मस्जिद की तरफ वो तीर नहीं था तो तीर चलने से कोई अपने ऊपर ले ले उसको, तो उससे संविधान कैसे खतरे में? दानिश भाई देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, संविधान खतरे का जो मूल मामला जो है ना वो इस बात को लेकर के है कि उसकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, आप जो आज मैं नागरिक के तौर पर जिम्मेदार हूं। मान लीजिए कि अगर मैं कोई किसी तरीके मैं मेरे साथ दूसरे भी मेहमान वेट कर रहे हैं। दानिश भाई मैं कह रहा हूं, आ रहा हूं मैं आपके पास एक बार फिर से। बस बात इतनी है कि असदुद्दीन ओवैसी वैसे संविधान की बहुत बातें करते हैं और बतौर बैरिस्टर मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूं,
लेकिन जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ाई लड़ने की बात आई और बीजेपी कह रही है कि जब आपको आपका किला ढहता हुआ दिख रहा है तो आप आ गए 6 दिसंबर वाली बात पर। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। अरविंद जी, ये वाकई में इस तरह का चुनाव हो गया कि हैदराबाद में कि असदुद्दीन ओवैसी को अब पूरी तरह से पोलराइज करके वो चुनाव लड़ना पड़ रहा है कि भैया मुस्लिम मेरा साथ दीजिए, नहीं तो आपके साथ कल क्या अत्याचार होने वाला है ये आपको भी नहीं पता। ये डर दिखाकर क्या ओवैसी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए अनुराग जी, ओवैसी का बयान दिखा रहा है कि अंदर से वो डरे हुए हैं जी। और डर बेच रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी पूरी जीवन अपना हिंदू मुसलमान करते रहे। वो बात में भारत की संविधान की दुहाई जरूर देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम एकता के लिए राजनीतिक संगठन चलाते हैं, MIM। और दूसरी बात मैं कहूं, असदुद्दीन साहब वो व्यक्ति हैं जिनका परिवार और जिनकी पार्टी भारत के आजादी के समय इस बात का आंदोलन चला रही थी कि हैदराबाद का विभाजन पाकिस्तान में होना चाहिए और हैदराबाद पाकिस्तान में मिलने पर ज्यादा सुखी रहेगा। यदि दुर्भाग्य से हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में हुआ होता तो हैदराबाद के मुस्लिम बहन बेटियां, उनकी हालत वैसे ही होती जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बहन बेटियों की है। और हिंदू जनता जो है CAA का इंतजार कर रहा होता। मैं पूछना चाहता हूं, किस मंदिर गिराने की बात कर रहे हैं? बाबरी ढांचा जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मस्जिद नहीं मानता है, असदुद्दीन ओवैसी की हैसियत कहां से आ जाती है? किस संविधान के तहत और किस लोकतंत्र के तहत उसको मस्जिद बताते हैं? ये कहां का नियम है? सुप्रीम कोर्ट भी उसको कहता है कि वो बाबरी ढांचा था, वो मस्जिद नहीं था, वहां नमाज अदा नहीं किया जाता था। लेकिन बार बार मुसलमानों को भड़काने के लिए उसको मस्जिद कहा जाता है। वो मस्जिद नहीं था, विवादित ढांचा था जिसको वहां एकत्रित आक्रोशित समुदाय ने उड़ा दिया, गिरा दिया। आप उसको किस आधार पे कहते हैं, किस बिना पे कहते हैं? जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कभी मस्जिद नहीं माना है, उसको ओवैसी कैसे मस्जिद मानते हैं? ये देश किसको मानेगा? ओवैसी को मानेगा या देश के सर्वोच्च न्यायालय को मानेगा? और दानिश भाई का बात नहीं, लेकिन अरविंद जी बड़ा दिलचस्प ये है कि जब भी असदुद्दीन ओवैसी से बात कर लीजिए, दानिश भाई से बात कर लीजिए, बड़ा चिंतित होते संविधान को लेकर। मैं इस पर बात करूंगा। अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगा। दानिश भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अजहरी साहब, मैं माफी चाह रहा हूं, आप पहले हाथ उठा चुके थे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इस पर पूरे सारे गेस्ट का रिएक्शन हो जाए। मुझे आप बताइए सर, क्योंकि आप मुस्लिम विचारक के बहुत अच्छा सोचते होंगे मुस्लिम पंथ के लिए, तो अजहरी साहब आपको कैसा नेता चाहिए जो डर के हिसाब से सियासत करे, वो या जो मुस्लिमों को आगे बढ़ाने की बात करे? मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि ओवैसी कह रहे थे कि पंचर वाला पिछली सरकारों ने ही बनाया, लेकिन इस पंचर वाले को कैसे वो मुख्य धारा में लाएंगे, इसकी बात ओवैसी इस बार के चुनाव में नहीं कर रहे हैं। देश के हालात क्या है, ये आपके सामने है। इतनी बड़ी घटना जो एक संसद में जाने की तैयारी करने वाली महिला, वो तीर दिखा रही मस्जिद की जानिब, और यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी से लेकर के विजय शंकर तिवारी से लेकर के अरविंद सिंह तक उसका पक्ष ले रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? यहाँ पर कोई मुसलमान होता तो अब तक आप आतंकवादी कह देते, वो किसी मंदिर की जानिब वगैरह ऐसा कर लेता। देश के हालात ऐसे है कि प्रधानमंत्री से लेकर के, कह रहे हैं एडिटेड वीडियो है, सुन ले, एडिटेड है, सुन ले, प्रधानमंत्री से लेकर के और गांव के प्रधान तक जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो परेशान है कि उन्होंने इतना बवंडर मचाया कि प्राण प्रतिष्ठा के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं, राम मंदिर के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। तो कोई उनकी बातों में नहीं आ रहा है, बहकावे में नहीं आ रहा है। अरे तो ओवैसी साहब भी तो 6 दिसंबर के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना। देश चाहता है विकास। नहीं, अजहरी साहब, ओवैसी साहब भी तो 6 दिसंबर के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना सर। नहीं, ओवैसी साहब की बात को आप कैसे पेश कर रहे हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब ने कहा कि हालात 6 दिसंबर जैसे पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक है क्या? आप मस्जिद के सामने अपनी रैली में तीर दिखाने का मतलब क्या है? ये तो अच्छा, मैं तीर वाले बयान पर, मैं तीर वाले पूरे घटनाक्रम पर अनिला जी से ही पूरा जवाब ले लूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि तो वो अगर राम मंदिर पर वोट मांग रहे तो गलत है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 दिसंबर का डर दिखाकर UCC और NRC के नाम पर जो वोट मांग रहे हैं वो ठीक है, ये डर दिखाकर वोट मांगना ठीक है। संकट में नहीं आता है आपका, मतलब संकट में आ जाता है 2 मिनट में।
अभी आप कह दोगे सरकार आपकी है, हाकिम आप है, सब कुछ आप है, और आप हम पे आप इल्जाम 2 मिनट में लगा दोगे। मुझे एक बात बताइए, नहीं एक मिनट अजहरी साहब, मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। अजहरी साहब, प्रधानमंत्री को मैंने इंटरव्यू में सुना, वो कह रहे थे कि इससे पहले भी मौके रहे जब पूर्ण बहुमत थी, दोनों सदनों में बीजेपी कई बिल पास करवा सकती थी। तो अब तक संविधान की किस चीज को भारतीय जनता पार्टी ने डिमोलिश कर दिया, या मुस्लिमों को किस चीज से परे रख दिया गया? नहीं, हर जगह मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है। हाँ। हर लेवल पर हुआ है। प्रधानमंत्री जी आज जो वजीर आजम की इतनी बड़ी कुर्सी, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, ठीक है अनिला जी, के नाम से अनिला जी वोट मांग प्लीज रहा जवाब दीजिए, फिर मैं विजय जी के पास जाऊंगा, फिर दानिश भाई प्लीज। अनिला जी कर रहा है अपने नूर अहमद साहब, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, कोई और नहीं हो सकती। सुन लीजिए नूर अहमद साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं ना, तो ओवैसी साहब को आपने जिता क्यों नहीं दिया? यहाँ पे तो वो बारंबार चुनाव लड़ते हैं, आप लोग इतनी बुरी तरीके से उनको क्यों हराते हैं? मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ, ओवैसी जो है उनसे मिलने जाना चाह रहे थे उनके परिवार से, उनके परिवार ने मना कर दिया। तो मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ओवैसी से इतनी परहेज क्यों है, इतनी एलर्जी क्यों है? और अब आप यहाँ पर पैनल पर बैठकर फॉर द हेक ऑफ स्टेट, ये अनिला जी आप गलत बोल रही हैं। आप यहाँ पर बैठकर गलत बोल रही हैं। अनिला जी, आप मोहब्बत होती तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान उनके साथ खड़े क्यों नहीं है भाई? के पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, उसके लिए दानिश भाई जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी की सही बात होगी तो डंके की चोट पे बताऊंगा कि सही बात है। अब वो आपसे कह रहा हूँ मैं, जिस तरह से हैदराबाद का माहौल खराब करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ये देश के अमन के लिए खतरा है, देश के अमन के लिए अच्छा नहीं है। अनिला जी प्लीज कंप्लीट प्लीज। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नूर अहमद, उंगली नीचे, आराम से बात करो। आप अध्यक्ष हो ना उत्तर प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, तो आप मुझे बताते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो है ओवैसी के साथ क्यों नहीं खड़े होते? बात बना रहे हैं आप चाहती हैं ओवैसी के साथ आप लोग खड़े नहीं होते हैं। जब तक जहाँ ओवैसी जाते हैं उत्तर प्रदेश में अपनी मुंह की खाते हैं, आज बैठकर आप शर्मा करने लग गए क्योंकि वहाँ पर एक महिला प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, इतनी नफरत है, इतना जहर है आपके मन में चुनाव के लिए, इतना जहर है आपके मन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के लिए, पूछ रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश का माहौल ओवैसी के साथ होता है तो ओवैसी जो है यहाँ पर कोई ना कोई चुनाव हो क्या रहा है। बहुत प्रबंधन किया आपने राम मंदिर का। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ अनिला जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है अजहरी साहब, एक बहुत छोटी सी चीज मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अनिला जी, फिर मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूड करें। ठीक है अनिला जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अजहरी साहब प्लीज अजहरी साहब प्लीज सुनिए ना, मैंने तो मुस्लिम तबके के हित की बात कही थी। मैंने कहा था कि अगर वो पंचर वाले के स्तर से ऊपर आ जाएंगे तो ये तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है, जो आप धर्मगुरु होते हुए या उलेमा होते हुए या मुस्लिम विचारक होते हुए चाहते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं विजय जी आपके पास बहुत जल्दी से। मुझे दानिश भाई ये बताइए कि 25 साल से सांसद हैं, अपने काम गिना देते, अपने आने वाले वक्त के पूरे रोड मैप को बता देते, तो भी वोट मिल जाता है, इतने लोकप्रिय हैं सांसद साहब, लेकिन फिर क्या माधवी लता वाला फैक्टर ही क्या मजबूर कर देता है कि 6 दिसंबर याद दिलाएं? देखिए, मैं आपको बात का जवाब दूं। सबसे पहले तो अरविंद जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है वो सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि वहां कोई मंदिर नहीं था और बाबरी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात की जाए तो वो अपना प्रचार और प्रसार ही कर रहे हैं, और जिसका देखिए इंटरप्ट मत करिए अरविंद जी, इंटरप्ट मत करिए, चलिए आप बोल रहे थे, मैं खामोश था, सुन लीजिए। अब देखिए दूसरे नंबर की बात मैं बताऊं, ग्रेटर हैदराबाद के जब चुनाव थे तब खुद अमित शाह जी पहुंच गए थे, योगी जी पहुंच गए थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी की वो पहुंच गई थी, बावजूद उसके बैरिस्टर ओवैसी साहब और हमारी पार्टी के एक भी काउंसिलर को भी नहीं हटाया। जो पहले चुने हुए थे वो इस बार भी चुने हुए। उसके बाद दूसरे नंबर की बात की जाए तो 7 बार हमारे एमएलए थे जो अभी पिछले चुनाव में थे, पहले भी 7 थे, इस बार भी जीते, और अब वापस लोकसभा सांसद का चुनाव है तो उनकी लोकप्रियता में तो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मैं माधवी लता की बात पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे दानिश भाई। माधवी लता कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो ऐसे तो बहुत हितैषी बनते हैं, तो फिर वो मदरसों की पढ़ाई की बात क्यों करते हैं? वो ये क्यों नहीं बात करते कि कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा पढ़े और वो जाकर डॉक्टर इंजीनियर बने बड़े लेवल का? ये माधवी लता पूछ रही है। वो बोल रही पक्के मकान की बात क्यों नहीं करते ओवैसी, ये डर क्यों?
अच्छा सुनिए अनुराग जी, मैं आपको बता, माधवी लता जी का प्रॉब्लम क्या है, वो बेचारी मुझे लगता है सियासत से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है। उन्होंने जाकर कभी देखा नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करीब 35,000 बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनके अपने स्कूल हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस हैं, और तमाम बच्चों को वहां पे बच्चियों को तो फ्री में वहां पढ़ाई होती है। जाए तो सही है, एक बार जब सच्चाई से जब वाकिफ होंगी तब उनको पता चलेगा। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो ओवैसी के नाम से जो अस्पताल है, जाकर आप देखिए कोविड में कितनी सेवा आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप कई टीवी डिबेट्स में बैठे हैं, ये ऐसा होता है क्या कि आपके लिए लाइन बहुत स्ट्रेट हो, फिर भी आप चुनाव में जनता को इधर उधर भटकाने की कोशिश तब करें जब आप जीतने वाले हो, या जब हारने का डर दिखता है या किला ढहता हुआ दिखता है तब आदमी ऐसा करता है? विजय जी, शहर के अमन की जब अमन की बात आएगी, मेरे से बात कर रहे हैं जी विजय जी, आप ही से सवाल मैं आपको बोलता हूँ। देखो, अच्छा मुझसे पूछे। हाँ, नहीं विजय जी से, दानिश भाई आ रहा हूँ आपके पास। विजय जी, ओवैसी साहब ने देश भर में कितनी घृणा फैलाई है, चाहे वो एटीएम के नाम पर हो, चाहे हिंदुओं को हटा करके फिर देख लो कैसा हम करते हैं, इसको लेकर सारा देश और समाज जानता है। आज माधवी लता जो बात कर रही हैं वो इनको चुभ रहा है। अभी हाल में देख लीजिए, कर्नाटक में नेहा की हत्या हुई, हत्या करने वाला कौन? और ये कांग्रेस का समर्थन में आजकल ओवैसी साहब, और वही कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या की गई, हत्या करने वाला कौन है? वहां इनको घृणा नहीं दिखाई पड़ती, वो प्रेम है। यानी म्यांमार में 1600 हिंदुओं को रोहिंग्याओं ने बंधक बना लिया है, और भारत में रोहिंग्याओं को बसा करके उनको वकालत करते हैं ओवैसी साहब। और वो रोहिंग्या कौन है जिन्होंने लोगों को काटा है, मारा है, जमीन में गाड़ा है, इन्हीं उन लोगों के समर्थन में खड़े हैं। तो घृणा किस प्रकार के ओवैसी साहब फैलाते रहे हैं, ये हैदराबाद की जनता भी जानती है। आज माधवी लता ने इनकी दुखती रग में हाथ रख दिया है, और वो सारा समाज जो इनसे पीड़ित है, प्रताड़ित है, वो आज माधवी के साथ खड़ा हो गया है। उसका कष्ट, उसका शूल ओवैसी साहब के मन में है। और अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो नौसिखिया है, नौसिखिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माहौल हिंदू मुसलमान जैसा, लेकिन उनमें एक अच्छी बात तो मुझे दिखी अजहरी साहब, माधवी लता में एक अच्छी बात तो दिखी कि मुस्लिम तबके के सशक्तिकरण की बात तो वो कर रही है वहां पर। मैं आ रहा हूं अजहरी जी, इस पर बात करते हैं। मैं बहुत एक छोटा सा जवाब चाह रहा हूं अरविंद जी। मैं चाहता हूं कि आप ये भी बताएं कि रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद कहते हुए ओवैसी जब कहते हैं, या वो कह रहे हैं कि जब काटते रहो, तो क्या वो पूरी तरह से एक वर्ग को पोलराइज नहीं कर देते हैं कि भाई दूसरा वर्ग चाहे कितना भी आहत क्यों ना हो जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपका हितैषी हूं और आप मुझे वोट दें? तो ये अपने क्षेत्र में वो यही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब की वहां जो मंशा है वो दो उद्देश्य साधना चाहते हैं। एक तो हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों का एक मुश्त वोट लेना चाहते हैं, और दूसरा ओवैसी साहब चाहते हैं कि जो पसमानदा पिछड़ा मुसलमान है वो मीट काटता रहे और पंचर साटता रहे और वोट ओवैसी को देता रहे। मुसलमान भी तरक्की करे, मुसलमान भी आगे जाए, वो इंजीनियर बने, वो साइंटिस्ट बने, वो आगे बढ़े, ये उनको मंजूर नहीं है। तुम काटते रहो और पंचर साटते रहो, और ओवैसी के बहकावे में आकर मुसलमान में फंस, अगर काटते रहो, पंचर साटते रहो, तो फिर आप लोगों के मुस्लिम विचारक होने का क्या फायदा? मुस्लिम तबका वहीं का वहीं रह जाएगा। दानिश भाई आ रहा हूं, आपके पास वक्त कम है। थोड़ी हमें, अच्छा दानिश भाई जल्दी से 10 सेकंड। व्यक्ति बोल रहा हो तो हम सुन तो सकते हैं। देखिए दिक्कत क्या है कि सबसे पहले तो जो काटने का सवाल है, तो मैं आपको कहती हूँ वो कसाई की दुकान है और वहां पर मुर्गा भी कटता है और बाकी सारी चीजें भी कटती है। अब ये काटना इन्होंने सिर्फ एक तरफ कर लिया तो ये इनका प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर की बात इलेक्ट्रो में आप बड़ी बड़ी कंपनियों से बीफ के नाम पर वहां से वसूली करते हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जाकर आप बीफ के लिए, ठीक है, मैं लास्ट में बस यही बोलूंगा कि अनिला सिंह कह रही है कि वहां पर जो मुस्लिम महिलाएं या मुस्लिम तबका है वो देख रहा है देश में विकास कैसा हो रहा है, और असदुद्दीन ओवैसी की मंशा को भी समझ रहा है। तो जनता क्या तय करती देखने वाली बात है, लेकिन वही बात वहीं आ जाती है कि क्या फिर किला डहरा, इसके चलते ये सारी बातें करनी पड़ रही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले नजर हेडलाइंस पर।